आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मैं तुम्हारे लिए दुख और खुशी भी लाया, मैं तुम्हारे लिए आंसू भी हंसी भी लाया। दुनिया की खबर। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि झारखंड के लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं और सबसे बड़ा आपसे उम्मीद होने का वजह भी बनता है। 2011 का जनगणना, आर्थिक जनगणना, सामाजिक जनगणना का लिस्ट को सार्वजनिक करिए, सभी जगह का जाति जनगणना स्पष्ट हो जाएगा। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? ये राष्ट्रीय परिषद और राज्य पिछड़ा वर्ग महासभा के इस कार्यक्रम में शिरकत करने का जो मौका मिला है, मैं कमेटी को अपनी ओर से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। संयोग है कि आज हम सभी यहां बैठे हुए हैं और आज ही के दिन संयुक्त बिहार में और कह सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल में इस पूरी लड़ाई को एक बड़े स्वरूप प्लेटफॉर्म में ले जाने वाले एक बड़े नेता, आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की आज पुण्यतिथि भी है। हम अपने मन से, श्रद्धा मन से उनके प्रति आदर समर्पित करते हैं। और इससे पहले जिस दिन हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उससे पहले देश को दहलाने वाला एक बड़ी घटना को देश के दुश्मनों ने एक नए स्वरूप में अंजाम देने का काम किया और देश के तकरीबन 40 से ज्यादा हमारे इस देश के नौजवान शहीद हुए। हम सर्वप्रथम भारत मां के इन लालों को उनकी शहादत के लिए, देश के लिए खुद को अपने संकल्प के आधार पर निछावर करने वाले सपूत के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान अर्पित करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और वर्तमान में पूरा देश एक विषय पर एकजुट होकर राष्ट्रीयता का, इतने बड़े लोकतंत्र में राष्ट्रीयता का बोध कराता है कि परिस्थितियां जो भी रहे, इस देश के अमन चैन के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। और ऐसे नकाब इरादों को बेनकाब करने के लिए जो भी निर्णय होगा, देश की आवाज खड़े रहेंगे, पूरा देश एक साथ खड़ा है। आज ऐसे ही परिस्थितियों के बीच में हम सभी एक आत्म मंथन के लिए यहां पर बैठे हुए, एक लंबे जद्दोजहद के बाद भारत की आजादी और भारत की आजादी के बाद इतने बड़े देश को, इतने जाति समुदाय समूह में बटे हुए देश को एकजुट रखना कोई आसान काम नहीं, कोई साधारण विषय नहीं था। और मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं उस संविधान सभा का जिसमें भारत में तत्कालीन सभी भारत के राज्यों के प्रतिनिधियों ने बैठकर भारत को एकजुट रखने का, इतने बड़े समुदाय को एकजुट रखने का समान अवसर देने का जो संविधान सभा में निर्णय आया, और उसकी सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले भारत के संविधान रचयिता आदरणीय राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं तहे दिल से आज के कोई विचार से पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि आज वो न होते संविधान सभा में तो ये कह सकते थे कि शायद पूरा देश एकजुट न रह पाता। और जिस रूप से तत्कालीन भारत के अंदर में जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी,
उस व्यवस्था में खुद को प्रथम पार्टी में खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए हम आभारी हैं, ये पूरा सामाजिक व्यवस्था के लोग उनके आभारी हैं कि आज अगर कहीं पर राजधानी में खड़ा होकर राष्ट्रीय चिंतन या राष्ट्र की चिंता हम कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से बाबा साहब का ही देन है कि यहाँ खड़ा होकर हम इस विषय पर चर्चा कर पा रहे हैं। आज मैंने कई वक्ताओं को यहाँ पर सुना, लगातार कई लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और झारखंड के अंदर इस विषय पर प्रथम बार मुझे लगता है कि इस राज्य के अंदर इतनी बड़ी तादाद में प्रतिनिधि आए हैं और पिछड़ा वर्ग के विषयों पर प्रथम बार मंत्रणा करने के लिए, विचार रखने के लिए आ पाए। ये संगीत में इस प्रदेश को चलाने वाले लोगों ने इस विषय में चर्चा की और मुझे याद है कि एक उप समिति प्रदेश में बनी, उस उप समिति का सदस्य के रूप में मैं भी था और इस प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद को नेतृत्व देने के लिए लोगों ने इस प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र को केंद्रित करते हुए इस प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया, जिस फॉर्मूले के तहत इस प्रदेश में जो 50% और उसके आसपास का जो एक निर्धारित मापदंड पूरे देश में रखा गया है, उस मापदंड से ऊपर इस राज्य की आवश्यकता के अनुरूप 73% का एक मांग सामने आया, जिसमें इस प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब के लिए 26 से 32%, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 से 14% और ओबीसी के लिए 27% कुल मिलाकर 73% का प्रस्ताव आया। यह प्रस्ताव सरकार ने, कैबिनेट ने और सहमति से इसको पास किया। बाद में इस निर्णय को चुनौती दिया गया और इस चुनौती के कारण आज भी यह निर्णय अधूरा पड़ा हुआ है। हम जानते हैं और हम मानते हैं और ये पूरी पार्टी आज के दिन में बनी हुई। पहले मौलिकता के आधार पर लोग डिस्कस करते थे, बहस करते थे, बातें और चर्चाएं चलती थी, लेकिन ये मैंने देखा है कि 90-2000 काल के बाद से अब केवल कोई भी बड़ा निर्णय सामाजिक क्षेत्रों में लोगों के लिए आना हो तो लोग चुनाव का इंतजार करते हैं और लोगों को लगता है कि चुनाव के समय में किसी विषय को अगर बेहतर रूप से रखा जाए तो शायद जो राजनेता है वो निर्णय लेने में सहज हो जाता है, वो इस बात को सुनते हैं और शायद निर्णय हो जाता है। ऐसा कमोबेश वातावरण पूरे देश में बना हुआ है। मैं ये नहीं जानता कि ये वातावरण क्यों बना है और क्यों हमेशा ये इस बात का इंतजार होता है कि जब तक कोई बड़ा दबाव नहीं बनता है तब तक सरकार निर्णय नहीं ले सकती है, सरकार निर्णय नहीं लेती है। ऐसा वातावरण बना हुआ है। यदि यही वातावरण रीत बना हुआ है तो अब पूरे 200 समुदाय को यहाँ पर बैठने वाले सभी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को एकमुश्त होकर ये दबाव बनाने का शायद सबसे बेहतर समय अभी आया है कि हमें खड़ा होकर अपनी बातों को मनवाने के लिए हमें यह तय करना होगा। इस प्रदेश में 73% के लिए हमें एक साथ एकजुट होकर पहल करने की जरूरत है। लोगों ने इस बीच में नई पार्टी प्रारंभ कर दी और मैं इसको साहसिक निर्णय मानता हूं। इस साहसिक निर्णय ये है कि आपने इच्छा व्यक्त किया और एक निर्णय अभी आ गया है कि राज्य में, देश के अंदर जो साधारण समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षित कोटि निर्णय हो गया कि उनको देना है। मैं स्वागत करता हूं ऐसे निर्णय का, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आज नहीं, संविधान सभा में जब इस विषय में चर्चा हुआ था उस समय जिन्हें जिस रूप से सम्मान मिलना चाहिए था, भागीदारी मिलनी चाहिए थी, आज वो न्याय की मांग सड़कों पर कर रहे हैं और उनके पक्ष में न्याय नहीं हो रहा है कि केवल वोट के लिए ये न्याय या फिर पूरी आरक्षण की प्रॉपर्टी को तैयार किया जा रहा है, ये समझ से परे। मैं चूंकि संविधान सभा में और ये आज के वर्तमान सभा में प्रतिनिधि जो आए ये अधिकतर नए लोग हैं, नया चिंतन है और अधिकतर कॉलेज हॉस्टल में इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में जब अहित का कोई निर्णय आता है तो वहां के छात्र आते हैं और दादा ये कहते हैं कि यहां न्याय हो गया है। माइक में
वो लगातार शिकायत बनी रहती है कि हम लोग को मिलने वाला जो आरक्षण है वो मिल नहीं पा रहा है और इसके लिए कठिनाई हो रही। इस प्रदेश में ही 13 जिले ऐसे हैं जिला स्तर पर परीक्षाओं पर जाते हैं और उनको कभी भी इस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। इस सरकार को इस प्रदेश को चलाने के लिए वो मानसिकता की जरूरत है कि सबसे पहले ये लोकतंत्र किस पर स्थापित हुआ है, यहाँ के लोग और जन पर स्थापित हुआ है और पूरे जनमानस के जो वैचारिक सामाजिक रीति रिवाज और उनके रहने और उनको मुक्त धारा में स्थापित करने का जो कल्पना और संकल्प है, यदि हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो दैनिक रूप से हम जनता के साथ न्याय नहीं कर पाते। मात्र सड़क बना देना, पुल बना देना, ये भौतिक रूप से भौतिक युग में सुविधा की एक प्रक्रिया सरकार ने आज उसको ऊपर कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रक्रिया है सामाजिक न्याय का। और जब तक सामाजिक न्याय यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाएगा, यहाँ के जनमानस को नहीं मिल पाएगा, यहाँ के नौजवान छात्रों को अवसर नहीं मिलेगा, तब तक लोग इस प्रदेश में, अपने प्रदेश में, अपने राज्य में या फिर अपने देश के अंदर खुद को उस स्तर पर स्थापित नहीं कर पाएंगे जहां उसका हक है या जहां हमें अवसर देना है। राजनीति में और राजनेताओं को संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। सदन संकीर्ण मानसिकता के आधार पर नहीं चल सकता है, कोई संकीर्ण मानसिकता के आधार पर पार्टी भी नहीं चला सकता है, सरकार भी नहीं चल सकती है। तो सरकार संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा और प्राथमिकता के आधार पर, बाबा साहब के उस निर्णय के आधार पर यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस समुदाय का जितना भागीदारी है उसके अनुसार उनको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। ये तब जाके ये सामाजिक न्याय का पूरा निर्णय तक हम जा पाएंगे और यह न्याय मिल पाएगा। ओले ओले इस प्रदेश में ये बातें जोर दे रही है, हमने देखा नहीं, लेकिन उस जन्म का, मेरा जन्म का उस समय था 74 की बातें थी। पूरा देश के अंदर में इस विषय को लेकर पूरा देश चल रहा था, पूरा देश आंदोलित हो गया था और खासकर अंचल से लेकर सभी जगहों पर इस विषय को लेकर एक बात छिड़ी जो 90 में आकर शांत हुआ था मंडल आयोग के बाद। आज इस प्रदेश के अंदर में शायद सबसे बड़ा कोई ज्वलंत विषय है तो वही विषय है। मैंने राष्ट्र के बैठक में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रदेश के बारे में उन्होंने पूछा था कि प्रदेश में कौन सा चीज जो हमें निर्णय लेना चाहिए जो हमारा छूट गया, जिस पर हमें पहल करनी चाहिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि झारखंड के लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं और सबसे बड़ा आपसे उम्मीद होने का वजह भी बनता है क्योंकि आपने भी प्रदेश में नहीं देश में घूमकर इस विषय को परिचय दिया था। आपने जब आदरणीय आपका नाम कहा गया तो लोग ये जानते नहीं थे कि मोदी जी है क्या। मोदी जी को गुजरात के रूप में जानते थे, गुजरात का विकास पुरुष के रूप में जानते थे, लेकिन हम तो लोगों को बताया गया कि मोदी जी ओबीसी से आते हैं। जब ये लोगों के बीच में बताया गया, लोगों की धारणा बदली थी, लोग एकजुट हुए थे, उन्हें लगा कि अपना प्रतिनिधित्व आएगा तो निश्चित रूप से हमें अवसर मिलेगा, हमें काम अवसर और नेतृत्व में भागीदारी में जो कमियां रह गई है ये व्यक्ति समझ बूझकर सामूहिक इस दायित्व को निभाने का काम करेगा। मैंने शुरू में इसलिए ये बात को कहा कि भाई अगर ये बातें ये 4.5 साल बाद मैंने कभी अखबार में देखा कि भाई लोग इसमें पहल कर रहे हैं, लोग इसमें पहल करना प्रारंभ किए हैं, जिला से आधार पर जनगणना को मंगाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि जिला जनगणना की आवश्यकता क्या है। इस देश में पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत किया था और पहली बार ओबीसी का देश भर में सर्वे किया गया था। वो 2011 का जनगणना, आर्थिक जनगणना, सामाजिक जनगणना का लिस्ट को सार्वजनिक करिए, सभी जगह का जाति जनगणना स्पष्ट हो जाएगा। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जनगणना हुआ, कमेटी बनी, इतनी तैयारी चली, आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाया और कभी किसी सरकार ने बताया भी नहीं क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा काम किया तो बताना चाहिए कि सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। मैंने सांसद में कई बार प्रतिनिधियों को बोलते हुए सुना है, लोग कह रहे थे कि इसको सार्वजनिक करिए, लेकिन उसका जवाब कभी भी स्पष्ट नहीं आया। आज इसी पटल पर खड़ा होकर सामाजिक न्याय के लोग आपसे 2011 के उस जनगणना को स्पष्ट करने के लिए और सार्वजनिक करने का मांग करते हैं और शायद हम चाहेंगे चंद्रपुरी जी, ये देशव्यापी विषय है, ये देशव्यापी आपके अधिवेशन में भी इससे बड़ा प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि प्रथम बार अगर इसको सर्वसम्मति से इसको पास करके सार्वजनिक करना चाहिए। अगर सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है तो ये पूरा देश जानना चाहता है कि इसका कारण क्या है। सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है तो कारण बताना होगा कि क्यों नहीं हो पा रहा है।
ये जानने का हक है। इतनी बड़ी कमेटी, इतने लोग लगे, इतना बजट खर्च हुआ, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा पीड़ा है और इसे दूर करने के लिए एक सार्वजनिक पर ये बातों को बोलना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा और इस मान को आप सभी लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आज हम जहां पर खड़े, ये एकदम बड़ा ही स्पष्ट है कि भाई देश के अंदर आप कहीं भी खंगाल के देख लो कि अगर आर्थिक आधार भी बनाएंगे आप, अगर ये आर्थिक आधार हो नहीं सकता, लेकिन आर्थिक आधार भी अगर बनाइएगा तो हमारे खासकर प्रदेश में और देश भर में 90% गरीबी रेखा से नीचे लोग कौन मिलेंगे? एसटी, एससी और ओबीसी मिलेंगे आपको, यही मिलेंगे। और इसी समुदाय के बीच में अब हमें इस पूरे प्रदेश के अंदर में हमने ये तय किया है कि भाई प्रदेश के अंदर में आप अगर किसी एक निर्णय के लिए किसी जनगणना का, किसी कमेटी का इंतजार नहीं करते तो इस प्रदेश में भी मूलतः मंडल आयोग की सिफारिश को पूर्णतः लागू करने के लिए 1 मिनट विलंब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 5% को लागू करने की पहल करनी चाहिए और हिम्मत करना चाहिए। जिला रोस्टर पर भी तुरंत से बात होनी चाहिए, जिला रोस्टर को भी होना चाहिए और उसकी सीमा को 50% से ऊपर जिसकी जितनी आबादी जिला में है उनको आधार बनाकर उनको सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए, उसको आरक्षण का स्थान मिलना चाहिए। ये तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए। आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आरक्षण केवल सरकारी नहीं पर मेरे कुछ प्रवक्ता पूर्व वक्ता ने इस बात को जोर दिया, मुझे अच्छा लगा और शायद यही होना चाहिए कि भाई सरकार में नौकरियों का और सरकारी नौकरियां तो कम रही है, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का बोलबाला है, शैक्षणिक संस्थानों का बोलबाला है। सरकारी संस्थानों में नियुक्ति का यह संभव नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी आबादी और पूरा देश 90 के बाद से प्राइवेटाइज हो गया है। चाहे स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं, इंडस्ट्री सभी उसी रूप से बड़े हो गए। तो ये आरक्षण केवल सरकारी संस्थानों पर नहीं बल्कि निजी संस्थानों पर भी होना चाहिए, ये तैयारी होना है। ये टाटा, बिरला या फिर सेल, इसमें भी क्यों नहीं आरक्षण हो सकता है? ये आरक्षण वहां भी तय होना चाहिए। इसको अगर वास्तव में हम अपने लोगों को इतनी बड़ी पूरी तादाद को लाभ देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां भी ये सुनिश्चित करना होगा। और हम ये भी तय करना चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर में पूरे इस लड़ाई को अगर बड़ा करना है, इस विषय को बड़ा करना है, तो मुझे लगता है कि युवा जो कॉलेज, स्कूल, +2 कॉलेज, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नौकरीशुदा लोग हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने इस लड़ाई को टुकड़ों में देखा। ये प्रथम बार सभी लोग एकजुट हुए। ये लड़ाई किसी दल का नहीं हो सकता है, किसी एक दल का नेतृत्व नहीं हो सकता है। हाँ, ये निश्चित है कि हमने खुलकर दलीय रूप से भी इस विषय का समर्थन किया है, हम आगे आए और हम इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और सार्वजनिक रूप से सभी को एकजुट होकर इसका पहल करना पड़ेगा। ये तैयारी आपको करना है, क्योंकि हम कभी राजनीतिक रूप से ये प्रदेश में मैंने देखा कि लोग विषयगत रूप से गंभीर नहीं हो पाते। आपको गंभीर होना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी में आप आए, एक प्रतिनिधि बनकर आए, ये आपका मौलिक दायित्व बनता है कि जिस इशू के लिए आपने घर से बाहर कदम उठाया उस विषय का महत्व को समझना होगा कि इतनी बड़ी आबादी, लगभग 52% से ज्यादा बड़ी आबादी का नेतृत्व आपके हाथ में और आपको विषयगत रूप से अपने आप को करना होगा। अभी महाराष्ट्र के हमारे प्रतिनिधि बता रहे थे कि भाई देश के अंदर में मराठों के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह है पहले से तमिलनाडु ने यह करके दिखाया, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र ने कर दिया और जगहों पर ये चीजें चल रही है। प्रदेश अपना मांग, अपना डिमांड को रख रहा है, हम क्यों नहीं, ये प्रदेश क्यों नहीं? मैंने कहा कि कैसे हुआ, वो तो सरकार को और सरकार के पूरे समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर इस विषय पर जोर दिया। समूह पर निकलकर, गलियों पर निकलकर अपने न्याय के लिए लोग ने सजग होकर सरकार के सामने खड़ा हो गए। इस प्रदेश में यह माहौल तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है पहले भी, एक साधारण लोगों की बातों को बहुत जल्दी सुना नहीं जाता। हमारा नाम ही शुरू से पिछड़ा रख दिया गया है, हमारा नाम ही पिछड़ा रख दिया है। तो प्रथम पार्टी में अगर आना चाहते हो तो
तो बीच के पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, आगे जगह बनाना पड़ेगा, खुद को स्थापित करना पड़ेगा। ये तैयारी आपको खुद करना है। ये लड़ाई कोई नहीं लड़ देगा, ये लड़ाई पूरी में होता है। हर पूरे देश का लड़ाई एक मुकाम तक पहुंचा है। हर लड़ाई एक मुकाम तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति, कोई दल नहीं होता है, बल्कि सामाजिक लड़ाई को बड़ा करना पड़ेगा। और आपको चिंतन करना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर आपकी भागीदारी किस रूप से है, आपकी हिस्सेदारी किस रूप से है। मुक्तिक बनकर हम काम नहीं कर सकते, अब तैयारी का वक्त आ गया है कि आइए कमर कसकर इसकी तैयारी प्रारंभ करिए। ये 27% कोई नई मांग नहीं है, ये 27% आपका हक है और इस हक के लिए आपको अभियान तक जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। आज प्रतिनिधि आए, जरूरत पड़ेगा तो पूरे समुदाय को लेकर खड़ा कर देंगे। ये तैयारी भी आप सभी लोगों को करना होगा। तैयार है ना? तैयार है कि नहीं? अभी प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, अलग अलग ब्लॉक से, जिला से आए। आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, आपकी बातों को बल देने के लिए राष्ट्रीय परिषद के लोग यहाँ पर आए। मैं इस राष्ट्रीय पूरा अधिवेशन का, प्रतिनिधि सम्मेलन का फिर से सम्मान करते हैं और एक मौलिक दायित्व तो आपका जाता है। ये पूरा देश निश्चित रूप से एकता के साथ है। एकता इसकी प्राथमिकता, एकता हमारी प्राथमिकता है, लेकिन एकता के अंदर ये अनेकताओं के बीच में अपने इस प्रदेश में मैंने देखा है कि राजनीतिक चिंतन में हम गंभीर नहीं हो पाते, यहाँ के लोग गंभीर नहीं हो पाते। अधिकतर लोगों की तैयारी नेता बनना। मैं चाहता हूं कि नेता बने, मेरी व्यक्तिगत ये है कि हर लोग नेता बनो, लीडर बनो, लेकिन लीडर बनने के लिए लीडर होकर समाज के बीच जाना पड़ेगा, लीडर होकर विषय को बोलना पड़ेगा, व्यवहार विषय को रखने की ताकत और क्षमता लाना पड़ेगा, तब जाके ये संभव हो पाता है। मैं अपने पढ़ने वाले, अपने सभी सहयोगी छात्र साथियों से आग्रह करता हूं कि जब लड़ाई कोई आपका न लड़े तो लड़ाई खुद अपने हाथ में लेना पड़ता है। और इस लड़ाई में सुदेश महतो आपके बीच में रहेगा, सुदेश महतो आपकी लड़ाई के बीच में रहकर इसको अंजाम तक पहुंचाने में आपका साथ देगा। आइए, ये प्रदेश आपका है, ये भागीदारी आपको तय करना है, हिस्सेदारी आपको लेना है। ये बात सम्मेलन के माध्यम से एक ताकत और एक बल आपको मिला है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम पूरे राष्ट्रीय परिषद के साथ खड़े हैं। आइए एक वातावरण देश में और राज्य में ऐसा बनाते हैं जो मौलिक हिस्सेदारी, मौलिक अधिकार है, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है। लोगों ने जिस रूप से विषय को देखा था, जिस रूप से जब बड़े पदों पर प्रतिनिधि को देखता है तो निश्चित रूप से भरोसा बनता है। ये एक समय ऐसा आया है कि कहीं ना कहीं भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। हम भरोसे को टूटने नहीं देंगे। भरोसों के थामने वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व हम सब मिलकर हैं। आइए एक ऐसा वातावरण प्रदेश में बनाते हैं। अखंड झारखंड के लिए हम सब मिलकर एक सामूहिक राजनीतिक दायित्व को भी निभाएंगे और सामाजिक दायित्व को भी नेतृत्व देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड, जय हमारा राष्ट्र। लोकल खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। माननीय सुदेश महतो जी ने कहा है कि हमें नेता तो बनना है, युवकों को आगे बढ़ाना है और वो बढ़ा रहे हैं।